अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्लेसेंटेशन को। प्लेसेंटेशन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एंड व्हाट इज प्लेसेंटा? एन एंडोक्राइन ऑर्गन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंटरलॉकिंग ऑफ मैटरनल एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यूज इन प्लेसेंटल मेमल्स। मतलब कि प्लेसेंटल मेमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होता है कि उनका जो फीचस है वो अपनी मदर की बॉडी के साथ अटैच रहता है थ्रू प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा मदर और जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसके टिश्यूज़ के आपस में इंटरलॉकिंग की वजह से बनता है। शेप ऑफ प्लेसेंटा को डिस्कस करते हैं। प्लेसेंटा ओवल शेप का होता है, डिस्क लाइक होता है ये। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ये एक फीटस है जो कि अपनी मदर की यूटेराइन कैविटी के अंदर मौजूद है और ये इस मदर के साथ कनेक्टेड है थ्रू दिस ओवल शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये डिस्क लाइक होता है, मतलब कि ये सेंटर से या मिडल से थिक होता है और इसके साइड्स थिन होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा: द ओनली टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी विच हैज़ सेल्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि प्लेसेंटा को बनाने में मदर के सेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसको प्लेसेंटा को बनाने में फीटल के सेल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मदर का एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेसेंटा को बनाने में। एंडोमेट्रियम ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। मतलब जब उसके अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो उस एंडोमेट्रियम को हम कहते हैं डेसिडुआ। और फीटस का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा को बनाते हैं। हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये है यूट्रस, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। तो अब हम इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बोलते हैं डेसिडुआ, क्योंकि इसके अंदर ये एक एम्ब्रियो इम्प्लांटेड है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये हमें इस तरीके से नज़र आएगा। ये है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और ये है एक छोटा सा एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो की एमनियन की लेयर, ये इसकी एमनियोटिक कैविटी, ये इसकी कोरियन की लेयर और ये बाहर की तरफ जो ग्रीन ग्रीन से मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो किए हुए हैं ये है कोरियोनिक विलाई। और ये वाला बैग लाइक स्ट्रक्चर ये इस एम्ब्रियो का यॉक सैक है। तो एंडोमेट्रियम को हमने कहा डेसिडुआ जब उसके अंदर एक एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम का या डेसिडुआ का वो पोर्शन जो कि इस एम्ब्रियो के बेस पर मौजूद होता है, ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है डेसिडुआ बेसिलस, क्योंकि ये बेस पर मौजूद होता है। और डेसिडुआ का वो पोर्शन जो कि इस एम्ब्रियो के टॉप पर मौजूद होता है, ये वाला जो इसको एक कैप्सूल की तरह कवर कर रहा होता है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। जो नीचे मौजूद है वो बेसिलस कहलाया और जो टॉप पर मौजूद है वो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस कहलाता है। फिर ये एम्ब्रियो जब बड़ा होता जाता है तो ये इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग से इस तरीके से बाहर निकल आ जाता है, ये यूटेराइन कैविटी में आ जाता है, ये कैप्सुलैरिस इस तरीके से इसको कवर कर देता है। ये एम्ब्रियो के बढ़ने के साथ साथ ये लेयर भी इसको सराउंड कर रही होती है। और ये वाला पोर्शन मतलब कि जो बेसिलस का पोर्शन है और जो कोरियोनिक वेलाई है तो ये प्लेसेंटा बना देते हैं। The embryo is attached to placenta by a tube which is called as umbilical cord. ये फीटस इस प्लेसेंटा के साथ इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड है और इस पाइप को हम बोलते हैं umbilical cord। और इसी umbilical cord के थ्रू जो मदर है उसके यूजफुल सब्सटेंसेस फीटस तक जा रहे होते हैं और जो फीटस के हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं तो वो मदर तक जा रहे होते हैं इस पाइप के थ्रू। फंक्शंस पढ़ते हैं प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सो डेवलपिंग फीचर्स को, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एंडोक्राइन रोल है इसका, मतलब कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, हेल्प्स इन कंसेप्शन एंड डिलीवरी, प्रोटेक्शन करता है डेवलपिंग फीचर्स की। तो अब हम इन सारे फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिस्पायरेशन: जब एक एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है इनसाइड द एंडोमेट्रियम लाइनिंग तो उसके जो कोरियोनिक विलाई होते हैं फिर वो अंदर की तरफ धंसते जाते हैं और जो एंडोमेट्रियम में मौजूद मैटरनल ब्लड वेसल्स होते हैं तो उन तक पहुंच जाते हैं और उसको कवर कर देते हैं और ब्लड को सक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस ब्लड में मौजूद होता है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है टुवर्ड्स द फीटस। फिर फीटस में जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्लासेंटा के थ्रू जो मेटरनल ब्लड है तो उसको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से प्लासेंटा का एक फंक्शन हमने ये स्टडी किया कि ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उस फीटस को खुराक दे रही होती है अपनी मदर प्लासेंटा के थ्रू। ग्लूकोज देता है इसको, अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये सारे जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं फ्रॉम द मेटरनल ब्लड इनटू द फीटल ब्लड। मदर ने जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं, मदर जो कुछ खाती है तो वो सब्सटेंसेस जाते हैं और वो फीटस को सप्लाई होते रहते हैं जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है बेबी में जितना भी फीटस के अंदर जितने भी हार्मफुल मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जिस तरीके से यूरिया है, यूरिक एसिड है या कोई और हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो वो सारे सब्सटेंसेस फीटस खुद नहीं एक्सक्रीट करता बल्कि उसको ब्लड में ऐड कर दिया जाता है। फिर वो ब्लड जाता है मदर तक और फिर मदर उनको एक्सक्रीट आउट करती है अपनी बॉडी से। तो इस तरीके से प्लासेंटा का एक काम ये भी हो गया कि इसने एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को मेटरनल ब्लड में ऐड करना है। एंडोक्राइन रोल है इसका, इंपॉर्टेंट रोल है इसका, अक्सर वाइवा में पूछा भी जाता है इसके बारे में, मतलब कि ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। प्रोजेस्टेरॉन बनाता है बहुत हाई क्वांटिटी में, ईस्ट्रोजन को बनाता है कम क्वांटिटी में, और एक दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का काम यूटेराइन लाइनिंग के ऊपर होता है, उसको थिक बनाते हैं, बेबी को इम्प्लांट रखते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर और मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन को रोके रखते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने से। और जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है ये पहले कोरियोनिक विलाई से बनता है, लेकिन जब प्लासेंटा बन जाता है तो फिर कोरियोनिक विलाई का काम प्लासेंटा ले लेता है। प्लासेंटा भी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन बनाता है और इस HCG हार्मोन का टारगेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है ताकि वो भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता जाए। तो इस तरीके से प्लासेंटा खुद भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है और कॉर्पस ल्यूटियम से भी कहता है कि तुम भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को बनाते जाओ, और उसको सिग्नल दे रहा होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का। तो इस तरीके से ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई ही रहता है। हेल्प्स इन कंसेप्शन, जिस तरीके से हमने बात की कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, मतलब कि जो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट रखता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ, और जो मायोमेट्रियम है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करता है। तो ये इस तरीके से मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लासेंटा कि ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स बनाता है। डिलीवरी में किस तरीके से हेल्प करता है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूट्रस की और डिलीवरी। जब बेबी का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है अपनी मदर की यूट्रस के अंदर, तो बेबी का हेड प्रेशर रिसेप्टर्स के साथ टकराना स्टार्ट कर देता है। वो प्रेशर रिसेप्टर्स यानी कि जो पेसिनियन कॉर्पसल्स होते हैं, तो उनको स्टिमुलेट करने की वजह से ये सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि रिलीज करना स्टार्ट कर देता है ऑक्सीटोसिन को। तो फिर ऑक्सीटोसिन आता है और वो मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है उसको एक सिग्नल तो पेसिनियन कॉर्पसल्स का मिल रहा होता है, दूसरा सिग्नल उसको लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का मिल रहा होता है। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्यों हो गया है, क्योंकि जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है बेबी का इनसाइड द मदर बॉडी, तो जो प्लासेंटा है वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, और ये प्लासेंटा फिर एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कर देता है, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का लेवल कम कर देता है। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही कम होता है तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है और फिर वो ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि प्लासेंटा जब डिलीवरी का टाइम होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कर देता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है यूट्रस की। तो इनडायरेक्ट रोल है, लेकिन रोल है इसका डिलीवरी में। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस फीटस को। प्लासेंटा प्रोटेक्ट्स द फीटस इन 2 वेज। एक जो तरीका है जिसके जरिए प्लासेंटा प्रोटेक्ट करता है उस फीटस को, कि प्लासेंटा एक्ट एज अ बैरियर फॉर पैथोजेंस फॉर एंटरिंग इनटू द फीटल ब्लड सर्कुलेशन। जो मदर की ब्लड में डिफरेंट तरह के पैथोजेंस होते हैं, जितनी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने मदर की बॉडी पर अटैक किया हुआ होता है, तो उन पैथोजेंस को ये फीटस की तरफ नहीं जाने देता, क्योंकि मदर तो इम्यूनिटी प्रोवाइड
कर लेती हैं उन पैथोजेंस को, लेकिन बेबी नहीं प्रोवाइड कर सकता इम्यूनिटी उन पैथोजेंस को, इसलिए प्लासेंटा एज अ बैरियर काम करता है। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं जाने देता है फीटस की तरफ। और दूसरा तरीका, by providing antibodies to fetus, which is a kind of passive immunity which protects the baby for the first 2-3 months of his or her life। जो प्लासेंटा है ये मदर के उन WBCs को जो कि फीटस के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि फीटस मदर के लिए एक फॉरेन पार्टिकल होता है, तो जो मदर के वो WBC जो कि फीटस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको इस यूट्रस से हटा सकते हैं, तो उन WBCs को नहीं जाने देता है, उसके लिए एज अ बैरियर ही काम करता है, ताकि मदर उस डेवलपिंग फीटस को रिजेक्ट ना कर दे। इस चीज़ को रोके रखता है प्लासेंटा, उन WBCs को रोके रखता है। लेकिन वो एंटीबॉडीज़ जो कि उस बेबी के उस फीटस के पैसिव इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको जाने देता है, मतलब यूज़फुल चीज़ों को जाने देता है और हार्मफुल चीज़ों को नहीं जाने देता। यही काम ये इम्यून सेल्स के साथ भी कर रहा होता है। तो जो एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा के थ्रू वो है IgG। आपने इसको ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है कि IgG एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा के थ्रू और ये फीटस में आ जाता है, और जो फीटस की पैसिव इम्यूनिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लेसेंटा प्रोटेक्ट द फीटस अगेंस्ट द मेटरनल हार्मोन्स एंड केमिकल्स। अब मदर की बॉडी में जो हार्मोन्स बन रहे हैं तो वो तो मदर की बॉडी के लिए होते हैं, वो तो फीटस के लिए नहीं होते हैं। या मदर की बॉडी में जो और केमिकल्स बन रहे हैं, जिस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे होते हैं मदर की बॉडी के अंदर, तो वो तो मदर की बॉडी के लिए होते हैं, उसका तो फीटस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो उन सब्सटेंसेस को, उन केमिकल्स को, उन हार्मोन्स को, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को फीटस तक नहीं जाने देते हैं, तो उसके लिए प्लासेंटा एज अ बैरियर काम करता है। बट हमने बात की कि डिफरेंट पैथोजेंस को नहीं जाने देता है, डिफरेंट केमिकल्स को नहीं जाने देता है, बट फिर भी कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि क्रॉस कर जाते हैं उस प्लासेंटल बैरियर को। जिस तरीके से HIV वायरस है, ये मदर से ट्रांसमिट हो सकता है अपने डेवलपिंग फीटस को। रूबेला वायरस है, ये भी मदर से जा सकता है टूवर्ड्स हर फीटस, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा जो प्रोटोजोन है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये भी क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा के थ्रू, फीटस में आ जाता है। फीटस में फिर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि मदर तो उन पैथोजेंस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेती है। और जो केमिकल्स में हमने बात की, तो इसमें अल्कोहल और निकोटीन या इसके अलावा भी कुछ हैवी सब्सटेंसेस हैं जो कि क्रॉस कर जाते हैं उस फीटस के ब्लड में आ जाते हैं। ऑल्दो कि प्लासेंटा बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस के लिए एज अ बैरियर काम करता है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस डेवलपिंग फीटस को। ये सारा फंक्शन हमने पढ़ा प्लासेंटा का, कि ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, फीटस का कार्बन डाइऑक्साइड मेटरनल ब्लड में ऐड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मदर जो कुछ खाती है उसका ज़्यादातर जो मटीरियल है वो अपनी डेवलपिंग फीटस की तरफ जा रहा होता है। एक्सक्रीशन करता है, फीटस खुद से एक्सक्रीशन नहीं करता, बल्कि वो एक्सक्रीटरी मटीरियल प्लासेंटा के थ्रू मदर तक सप्लाई हो जाते हैं, फिर मदर अपनी बॉडी से उनको एक्सक्रीट आउट करती है। एंडोक्राइन रोल है इसका, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन खुद भी बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से भी कहता है कि बनाते रहो बाय द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और कंसेप्शन में इस तरीके से हेल्प करता है कि बेबी को इम्प्लांट रखता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। और डिलीवरी में किस तरीके से हेल्प करता है कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है उसको कम कर देता है, तो ऑक्सीटोसिन को सिग्नल जाता है रिलीज होने के लिए, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को तेज कर देता है। और हमने कहा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस डेवलपिंग फीटस को, डिफरेंट तरीक़ों से उसको प्रोटेक्ट करता है। एक तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनको क्रॉस नहीं करने देता है, उसको फीटल ब्लड में नहीं जाने देता है। इसके अलावा मदर के वो WBCs जो कि उस फीटस को एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, उन WBCs को नहीं जाने देता है, लेकिन उन एंटीबॉडीज़ को जो कि उस फीटस की पैसिव इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको जाने देता है। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर जाता है, वो फीटस में आ जाता है। ऑल्दो कि प्लासेंटा बहुत ज़्यादा पैथोजेंस को नहीं जाने देता है, बहुत ज़्यादा जो मेटरनल के हार्मोन्स हैं, जो मेटरनल के केमिकल्स हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं प्लासेंटा को, लेकिन फिर भी कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिस तरीके से निकोटीन है, अल्कोहल है, या कुछ पैथोजेंस है, तो वो क्रॉस करके फीटल ब्लड में आ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा प्लासेंटेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं चाइल्ड बर्थ के बारे में। तो चाइल्ड बर्थ को स्टडी करते हैं।
जब एक ख़ास टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उस बेबी का अपनी मदर की बॉडी में, तो पहला स्टेप ये होगा कि बेबी का हेड नीचे आ जाएगा, डिसेंड डाउन हो जाएगा, वो उस पैल्विक कैविटी में नीचे की तरफ आ जाएगा। पहले उसका सर ऊपर होता है, फिर जब डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो उसका सर नीचे आ जाता है। फिर हल्की हल्की सी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और हम जो बेबी है वो कवर होता है एमनियोटिक फ्लूइड से कवर हुआ होता है, एमनियोटिक सैक में पड़ा हुआ होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब उसकी वो सैक रप्चर हो जाती है और जो बेबी के इर्द गिर्द जो फ्लूइड मौजूद होता है तो वो विजाइना के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी का हेड इन कंटेक्ट में आता है पेसिनियन कॉर्पसल्स के साथ। तो वो पेसिनियन कॉर्पसल्स फिर हाइपोथैलेमस को ऑर्डर करते हैं, हाइपोथैलेमस पे पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीटोसिन है फिर वो आता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मज़ीद तेज़ कर देता है। जो सर्विक्स की जो यूट्रस की ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स, तो उसको डायलेट कर देता है, विजाइना को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि जो बेबी है जब वो डिलीवर हो जाता है तो वो प्लेसेंटा तो स्टिल अंदर रहता है, क्योंकि वो तो अभी नहीं डिलीवर हुआ होता है, पहले तो बेबी डिलीवर होता है। बेबी जब डिलीवर हो जाता है तो वो एक पाइप यानी कि एम्बेलिकल कॉर्ड के ज़रिए उस प्लेसेंटा के साथ जो कि अभी स्टिल मौजूद होती है इनसाइड द यूट्रस, तो उसके साथ कनेक्टेड होता है। पर डॉक्टर्स उस एम्बेलिकल कॉर्ड को मिड में काट देते हैं, कुछ पोर्शन उस फीटस के साथ अटैच हो जाता है और कुछ पोर्शन रह जाता है। तो फिर यूट्रस दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन करता है और उस एम्बेलिकल कॉर्ड को अलॉन्ग विद प्लेसेंटा उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से एक बेबी जो है तो वो डिलीवर होकर इस दुनिया में आ जाता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। चेंजेस इन फीटल पोजीशन। A few weeks before the birth, the head of the fetus is turned down in the uterus just above the cervix. तो वो नीचे आ जाता है उसका सर, लेकिन ये आखिरी जो दिन है, आखिरी जो टाइम होता है डिलीवरी का, तो उसमें होता है। लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम यानी कि जो मसल्स हैं यूट्रस के तो वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं लेबर पेन, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का सा, क्योंकि वहाँ से प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं लेबर पेन, क्योंकि ये पेन का भी सिग्नल दे रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो ये पेन जनरेट करता है। डिलीवरी। अब डिलीवरी किस तरीके से होती है, जो एमनियोटिक सैक है वो इसी लेबर पेन के दौरान में ब्रेक हो जाता है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो विजाइना के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो बेबी का हेड है वो प्रेशर रिसेप्टर्स के साथ इन कांटेक्ट में आता है। पहले नहीं आ रहा था क्योंकि इसके लिए एज अ कुशन एमनियोटिक फ्लूइड था, लेकिन अब चूँकि वो एमनियोटिक फ्लूइड स्कैप हो चुका है, इसलिए अब बेबी का हेड पेसिनियर कॉर्पसल्स के साथ लिंक हो जाएगा, अटैच होता रहेगा, टच होता रहेगा, जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होगी और हम जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर एक्ट करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से सर्विक्स डायलेट होता जाएगा। तो जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ होने के लिए जो फीडबैक मैकेनिज्म जा रहा होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन आता है तो वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की कॉन्ट्रैक्शन मज़ीद तेज़ कर देता है, फिर वो मज़ीद बेबी के हेड के साथ टकराते हैं, मज़ीद उसका कंटेक्ट आता है पेसिनियल कॉर्पसल्स के साथ, तो फिर नेक्स्ट जो इम्पल्स जाती है वो बहुत पावरफुल होती है, वो मज़ीद ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कर देती है, अपनी पहले वाली क्वांटिटी से ज़्यादा कर देती है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। सर्विक्स की डायलेशन की वजह से जो बेबी है उसको पुश कर दिया जाता है थ्रू विजाइना, और विजाइना को इस दौरान में हम कहते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि इसके ज़रिए बेबी डिलीवर हो जाता है, वो इस दुनिया में आ जाता है। अब जब वो डिलीवर हो चुका है तो जैसे ही वो आता है इस दुनिया में, तो जो दुनिया है उसका टेम्परेचर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द मैटरनल टेम्परेचर। तो जैसे ही उसको वो टेम्परेचर फील होता है तो उसके लंग्स भी फंक्शनल हो जाते हैं, वो अपनी फर्स्ट ब्रीथ लेता है और वो क्राई स्टार्ट कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस उसको फील हो रहा होता है। तो उसके जो लंग्स हैं वो यूटेराइन लाइफ में नहीं एक्टिव होते, क्योंकि वो फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ होता है और फ्लूइड में रिस्पायरेशन के लिए लंग्स नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जो फीटस है उसके लंग्स इनएक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द यूटेराइन लाइफ। उसके लंग्स तब फंक्शनल होते हैं जब वो इस दुनिया में आ जाता है, तो वो फर्स्ट ब्रीथ अपनी इस दुनिया में लेता है। फिर वो जो एम्बेलिकल कॉर्ड का पोर्शन होता है जिसके थ्रू ये फीटस अटैच था अपनी मदर की बॉडी के प्लेसेंटा के साथ, तो उस एम्बेलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है।
अब एम्बिलिकल कॉर्ड को जब काटा जाता है तो इसमें कोई पेन नहीं फील होता, क्योंकि एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर नर्व्स नहीं मौजूद होती। तो फीटस को भी, अब इसको फीटस नहीं बोल सकते, इसको अब हम बेबी कहते हैं। जब वो डिलीवर हो जाता है तो तब हम इसको बेबी या इन्फेंट बोलते हैं। तो अब इस इन्फेंट को पेन नहीं फील होता या मदर को भी पेन नहीं फील होता, क्योंकि एम्बिलिकल कॉर्ड के पास नर्व्स मौजूद नहीं होते हैं। तो एम्बिलिकल कॉर्ड का वो कटा हुआ पोर्शन वो बेबी के साथ अटैच कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वो एम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई हो जाता है और ख़ुद से गिर जाता है, और जो फीटस की बॉडी है उस पर एक स्कार छोड़ देते हैं। उसके एब्डोमिनल रीजन में एक निशान पड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं नेबल। उर्दू में इसको नाफ कहा जाता है और पश्तो में इसको नूम कहा जाता है। तो नेबल जो है वो एक्चुअली वो स्कार है जिसके थ्रू ये बेबी कनेक्टेड था अपनी मदर की बॉडी के साथ, उस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, या और फिर ये एम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा के साथ कनेक्टेड होता है। अब जब बेबी डिलीवर होकर इस दुनिया में आ जाता है, वो एम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिया जाता है, लेकिन स्टिल जो प्लासेंटा है वो अंदर मौजूद होता है यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस बेबी को डिलीवर करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, ताकि वो जो प्लासेंटा का रिमेनिंग डैब्रिस है तो उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाए। तो इसके लिए यूट्रस बेबी की डिलीवरी के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एक्सपेल्स द प्लासेंटल डेब्रिस, क्योंकि वो तो अब एक्सक्रीटरी मटीरियल है, लिहाजा उसको यूट्रस से हटा देना होता है। तो उसके लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है, वो हट जाता है उस यूट्रस के अंदर से। तो ये हमने पढ़ा चाइल्ड बर्थ के बारे में। बेबी का हेड नीचे आ जाता है, प्रेशर रिसेप्टर्स के साथ इन कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीटोसिन के लिए सिग्नल जाता है, वहाँ से प्लासेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन के लिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जा रहा होता है थ्रू पेसिनियन कॉर्पसल्स। ऑक्सीटोसिन आकर डिलीवरी करता है, क्योंकि वो सर्विक्स को डायलेट कर देता है, विजाइना को डायलेट कर देता है। एम्ब्रियो इस फीटस या बेबी इस दुनिया में आ जाता है, उसको टेम्परेचर चेंज फील होता है, वो अपनी फर्स्ट ब्रीथ लेता है, उसके लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं, और जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो उसको कट कर दिया जाता है, कुछ पोर्शन उस बेबी के साथ अटैच कर दिया जाता है, जो कि बाद में ड्राई हो जाते हैं और बेबी के बॉडी पर एक स्कार छोड़ देते हैं, एक निशान छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं नेबल। और फिर जो प्लासेंटा अंदर मौजूद होता है उसको भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट कर देती है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्लासेंटेशन एंड चाइल्ड बर्थ।